तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे। हमारे लाइफ से रिलेटेबल है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेबल है, और क्लास 10th के बच्चों के साथ साथ कॉमन पर्सन को भी इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, है ना। तो निश्चित रूप से हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आज कवर करेंगे। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो किस पे डिपेंड है। सबसे पहला तो ये बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड्स है। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, डिपेंडेंसी की बात करें तो डिपेंडेंसी किस पे है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। इनका डिपेंडेंसी किस पे है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अच्छा, मतलब सर डिपेंडेंसी हम न्यूट्रिशन के लिए बात करें तो डिपेंडेंसी किस चीज के लिए होगा, फूड के लिए, ठीक है। अच्छा, फूड क्या है फिर, फूड क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, कैसे फूड के लिए, अब सवाल आता है ना कि कैसे फूड के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक की, तो ऑटोट्रॉपिक किस पे डिपेंड थे, इनऑर्गेनिक मैटर पे। बट ये जो फूड होगा ना, ध्यान से सुनना, ये फूड की बात करें तो ये फूड ऑर्गेनिक होगा, ये फूड ऑर्गेनिक होगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक फूड के लिए ये डिपेंड है किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। अच्छा सर, ये अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या। तो भाई साहब, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम ये जान लो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है भाई साहब, प्लांट्स पे डिपेंड है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। फिर से एक बार कि ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे फूड, फूड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑर्गेनिक फूड के लिए डिपेंडेंट है किस पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, ये प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। अच्छा सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब आपने बताया। जैसे अगर हम बात करें कि ये फूड जो था, ध्यान से सुनना, फूड की बात करें तो फूड आपका स्टेशनरी भी हो सकता है। जैसे कि ग्रास, तो ग्रास पे अगर डिपेंड है तो हमने बोला कि भाई साहब डायरेक्टली डिपेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ग्रास पे डिपेंड है तो ये किस पे डायरेक्टली डिपेंड है। अगर यही फूड मोटाइल हो जाए, ठीक है ना, अगर ये फूड मोटाइल हो जाए, यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में डियर, डियर भी तो एक फूड है ना, इनडायरेक्टली ये डिपेंड है। अच्छा, ये डायरेक्टली डिपेंड है क्या प्लांट पे, नहीं। अगर हम बात करें लायन की, ध्यान से सुनना, लायन, लायन का डिपेंडेंसी किस पे है, डियर पे, और डियर का डिपेंडेंसी किस पे है, ग्रास पे है। अच्छा, एक तरफ अगर हम बात करें, एक तरफ अगर हम बात करें जैसे काऊ, तो भाई साहब काऊ का डिपेंडेंसी किस पे है, ग्रास पे है। तो यहां की अगर हम बात करें, ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, ओ भाई साहब कलर कलर कलर, ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, गड़बड़ हो गया ना। अब एक बार फिर से कर लिया जाए, ये देखा जाए, ठीक है। तो डियर डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, ग्रास पे। डियर डायरेक्टली डिपेंड है ग्रास पे, ये चीजें आपको दिख रहा है कि डियर डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, ग्रास पे। अच्छा, लायन किस पे डिपेंड है, डियर पे। तो लायन कैसे डिपेंड है, ग्रास पे, तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड है, ग्रास पे डिपेंड है। क्लियर है बातें। अब हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंसी किस पे है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लांट्स है। अगर हम बात करें
तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे डियर डायरेक्टली डिपेंड है ग्रास पे, बट लायन इनडायरेक्टली डिपेंड है ग्रास पे, क्योंकि लायन जो है वो पहले किस पे डिपेंड है, डियर पे डिपेंड है, फिर डियर ग्रास पे डिपेंड है। तो लायन इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुआ भाई साहब, ग्रास पे। क्यों? क्योंकि अगर डियर ग्रास नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा, और डियर अगर जिंदा नहीं रहेगा तो भाई साहब लायन जिंदा नहीं रहेगा। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? ये सारी चीजें समझ में आई। हमने बोला इनडायरेक्टली, तो आपने देखा ना कि फूड चेन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। क्लियर है? अब चलना भाई साहब ध्यान से देखना कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था, हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म थे वो हेट्रोट्रॉप्स थे। और हेट्रोट्रॉपिक मोड में हमें जो पढ़ना है, पहला पढ़ना है होलोजोइक के बारे में, होलोजोइक। ठीक है? अच्छा, होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक क्या है, ये पहला किस पे डिपेंड है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे। किस पे डिपेंड है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है, ये प्लांट सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं, प्लांट सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं, और ये एनिमल सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। क्लियर है बातें? मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो प्लांट सोर्स से भी मिल सकता है और एनिमल सोर्स से भी मिल सकता है। प्लांट सोर्स से बात करें तो जैसे कि आप चावल दाल सब्जी खाते हैं ना, राइस हो गया, दाल हो गया, ठीक है ना, etc मान लो। एनिमल सोर्स से अगर हम बात करें, एनिमल सोर्स से बात करें तो जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया। तो होलोजोइक किस पे डिपेंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्लांट सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं या फिर एनिमल सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। खास बात क्या है होलोजोइक में, खास बात ये है कि इनके बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड देयर बॉडी, इनसाइड देयर बॉडी, बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा भाई साहब। मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे तो डिपेंड है, लेकिन इनका डाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर। चाहे वो एग खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का डाइजेशन इनके बॉडी के अंदर होगा। क्लियर है बातें? इनके बॉडी के अंदर होगा। सेकंड पॉइंट हमारा ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब ये होलोजोइक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन आते हैं, हमने बोला ना कि थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। अब देखना कि होलोजोइक में आपके हर्बीवोर आ जाते हैं, हर्बी, कार्नी और ओमनी। आपको पता है कि भाई साहब ये प्लांट्स एनिमल दोनों पे डिपेंड है, प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों पे डिपेंड है। ये एनिमल पे डिपेंड है और ये प्लांट्स पे डिपेंड है। क्लियर है बातें? डायरेक्टली ये प्लांट्स पे डिपेंड है, ये इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है? ये प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन वो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। वो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। ओमनी की बात करें तो प्लांट्स एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर है बातें? तो भाई साहब ये कार्ने की बात करें तो ये मीट पे डिपेंड है कि नहीं है, एनिमल सोर्स पे डिपेंड है कि नहीं है। ओमनी की बात करें तो ओमनी मीट और राइस दाल पे भी डिपेंड है, ग्रास पे भी डिपेंड है। ठीक है? तो ध्यान से देखना कि होलोजोइक के अंदर हर्बी, कार्नी और ओमनी तीनों आ जाएंगे। इन तीनों में कॉमन क्या बात है, कॉमन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है और डाइजेशन इनसाइड देयर बॉडी हो रहा है। डाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट, होलोजोइक हो गया हमारा। हेट्रोट्रॉपिक में पहला होलोजोइक था, इसके बाद सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स की बात करें तो सैप्रोफाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है। मतलब सैप्रोफाइट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिजम्स depends on dead and decaying matter.
मैटर। ऑर्गेनिक किस पे डिपेंड हो सकते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। ठीक है, अच्छा ये डेड एंड डिकेइंग मैटर फिर से क्या हो सकता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर किससे ऑब्टेन हो सकता है? प्लांट्स प्लस एनिमल सोर्स से ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, मरा हुआ सारा गला पदार्थ जो भी डेड कर गया है, ठीक है ना, डेड और नॉन लिविंग में डिफरेंस है। तो डेड कर गया हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर ये डिपेंड है। खास बातें क्या है इसके अंदर? खास बातें क्या है कि ये अपने बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और डाइजेशन आउटसाइड देयर बॉडी होता है, मतलब डाइजेशन आउटसाइड देयर बॉडी, बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है, बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन बॉडी के बाहर कैसे हो रहा है? तो सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स क्या रिलीज कर रहे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना वो किस पे एक्ट कर रहा है? एक्ट्स ऑन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम किस पे एक्ट कर रहा है? एक्ट्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक्ट कर रहा है, मतलब ये डाइजेस्टिव एंजाइम किस पे एक्ट किया? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, तो ये इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो ये जैसे ही एक्ट हुआ इस पे तो ये ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म। ये किस में ब्रेक होगा? सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक होगा। और जैसे ही ये सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक होगा फिर सैप्रोफाइट्स इसे क्या करेंगे? सैप्रोफाइट इसे क्या करेंगे? इंजेस्ट कर लेंगे। मतलब सैप्रोफाइट डायरेक्टली फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर को नहीं खा रहा है। सैप्रोफाइट सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम से इसे डिकम्पोज कर रहा है, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है। डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है और डिकम्पोजिशन के बाद ये इंजेस्ट कर रहा है फूड को। ठीक है ना। और सैप्रोफाइट एक तरीके से बात करें तो ये फार्मर फ्रेंडली भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास कौन कौन हो जाएंगे? एग्जाम्पल की बात करें तो ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम। ठीक है, ये सारे क्या है? सैप्रोफाइट्स। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर है बातें? याद रखना कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी रिलीज कर रहा है, डाइजेशन आउटसाइड देयर बॉडी हो रहा है, और ये आउटसाइड देयर बॉडी क्या रिलीज कर रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्लास 10th लेवल पे बेसिक बेसिक बातें करनी है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए सारी चीज़ों को बारीकी से देखना है, कोई ऐसा टॉपिक छूटे ना हमारा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा बाल ठीक करना भी जरूरी है ना। हाँ अब ठीक है, देख लेते हैं मुंह कन ठीक लग रहा है। हाँ चलो ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो पढ़ना है वो पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पैरासाइट्स किस पे डिपेंड है? पैरासाइट्स किस पे डिपेंड है? तो सबसे पहले तो पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। मतलब अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो है बट ये उसको किल नहीं कर रहा है। डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पे डिपेंड है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? होस्ट बोल रहे हैं। होस्ट पे डिपेंड है विदाउट किलिंग देम, बिना मारे हुए भाई साहब, उसे क्षति पहुंचा रहा है। ठीक है, उसे क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एट इंस्टेंट उसको मार दे रहा है ना। जैसे अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर डियर को ऐसा थोड़ी ना कि उसका पैर खा के छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। वो डियर को क्या करेगा? पूरी तरीके से खा जाएगा, मतलब उसको मार देता है वो। ठीक है, लेकिन अगर पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स मारता नहीं है। ठीक है, ये एक मिनट, हाँ, ये जो है अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है विदाउट किलिंग देम, उसे मारता नहीं है। ठीक है,
इंजेशन जो करता है ये, मतलब ये जो फूड को खा रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, तो वो सिंपलर सॉल्वर मतलब डाइजेस्टेड फूड को ही ये खा रहा है, ठीक है ना। इनके अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, आउटसाइड बॉडी ये डाइजेशन नहीं कर रहा है, मतलब इंजेस्ट क्या कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, डाइजेस्टेड फूड को ही ये खा रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल में क्या होंगे बताओ यार, एग्जाम्पल जैसे लाइस, लाइस हमारा एक पैरासाइट्स है, ठीक है, लीच, ठीक है ना, ब्लड पे डिपेंड है, मच्छर, ठीक है। इसके बाद लाइस, लीच, इसके बाद अगर हम बात करें तो कसकट्टा एक प्लांट है, कसकट्टा, जिसे हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं, अमर बेल, ठीक है ना। अमर बेल अनदर प्लांट पे डिपेंड है, मतलब ये एक प्लांट पे पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है और ये प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेता है और फिर ये न्यूट्रिशन लेने के बाद भी पूरी तरीके से स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होकर ये अपना जीवन यापन करता है। तो ये ईटीसी इसके बाद दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरासाइट डिपेंड है अनदर लिविंग ऑर्गन पे बिना किल किए हुए इंजेक्शन इनके बॉडी के, मतलब इंजेस्ट कर रहा है डाइजेस्टेड फूड को, सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड को, सिंपलर सॉल्युबल फूड को ये डायरेक्ट इंजेस्ट कर रहा है। ऐसा काहे हो रहा है कि बार बार ये कट कट जा रहा है। हो गया सारी बातें, थोड़ा सा समराइज करते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोगों ने पढ़ा हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स में हम लोगों ने पढ़ा होलोजोइक, और होलोजोइक में हम लोगों ने पढ़ा कार्नी, ओमनी, हर्बी, ठीक है। सैप्रोफाइट्स पढ़ा, सैप्रोफाइट्स, और सैप्रोफाइट्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा पैरासाइट्स, पैरासाइट्स पढ़ा, यही पढ़ा था कि भाई साहब होलो, सैप्रो और पैरासाइट्स पढ़ा था। कार्नी, ओमनी, हर्बी के एग्जाम्पल की बात करें तो भाई साहब एग्जाम्पल एक एक दे दो इसका, लायन, टाइगर, ठीक है। ओमनी की बात करें तो ओमनी में आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, बता दो भाई साहब, ह्यूमन तो ओमनीवोरस ही है ना, ठीक है ना। इसके बाद डियर की बात करें, सॉरी ह्यूमन हो गया आपका, इसके बाद बियर बोल दो, डियर हमने बोल दिया। हर्बी की बात करें तो हर्बी में क्या आ जाएगा आपका, रैबिट बोल दो, ठीक है। इसके बाद काऊ बोल दो, गोट बोल दो, ठीक है। सैप्रोफाइट्स की बात करें तो सैप्रोफाइट्स में हमने देखा था क्या कि एग्जाम्पल की बात करें तो सैप्रोफाइट्स में हमारे पास क्या क्या मिले थे, फंजाई मिला था, फंजाई, फंजाई में हमारे पास ईस्ट, ब्रेड मोल था, फंजाई में ईस्ट था, ब्रेड मोल था, और क्या क्या था भाई साहब, मशरूम। पैरासाइट्स हमने क्या क्या देखा था, लाइस देखा था, लीच देखा था, कसकट्टा देखा था, ये सब सारी चीज़ें देखे थे ना, ये सारी चीज़ें देखे थे। सारी बातें हो गई हमारी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब इंपॉर्टेंट बातें होलोजोइक के रिगार्ड में, होलोजोइक के रिगार्ड में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि होलोजोइक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे, हम स्पीड अप करेंगे चीज़ों को, ठीक है। होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पहला ह्यूमन, और दूसरा अमीबा, तीसरा पैरामीशियम, ठीक है। होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका फूड जो है ना, फूड प्रोसेस्ड इन 5 स्टेप, कितने स्टेप में प्रोसेस होगा, 5 स्टेप। और ये 5 स्टेप की बात करें तो इनमें क्या होगा, इंजेक्शन होगा, मतलब पहले ये खाना खाएंगे, होलोजोइक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले खाना क्या करेंगे, खाएंगे माउथ से, इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन,
डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और फिर एसिमिलेशन के बाद क्या होगा आपका, इजेशन होगा। ठीक है, इंजेशन का मतलब क्या हो गया, टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड, किससे ये फूड को लेंगे, तो भाई साहब किससे ये फूड को लेंगे, तो पहला ये किससे ले सकते हैं, माउथ से ले सकते हैं। हमें जिसके इसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो ह्यूमन माउथ से लेगा। ह्यूमन किससे लेगा, ये इंजेस्ट करेगा फूड को, ह्यूमन माउथ से। अमीबा की बात करें, सॉरी, बॉडी सरफेस से अमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आगे तक की तरफ बढ़ाता है। ठीक है ना, बॉडी सरफेस लिखना सही नहीं होगा, आप लिख लीजिए टेम्परेरी एक्सटेंशन से। टेम्परेरी एक्सटेंशन से किससे लेगा, ये कौन लेगा, अमीबा। एकदम हम लोग देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है, जो सिलेबस के अंदर है वही चीज़ें कवर कर रहे हैं। ठीक है, अमीबा और ओरल ग्रुप्स, ओरल ग्रुप्स की बात करें तो ओरल ग्रुप्स से कौन लेगा, पैरामोशियम। जो जो हमें टॉपिक में रिलेटेबल है, मतलब ये आगे यूज में आएगा। तो इंजेक्शन का प्रोसेस माउथ से कौन करेगा, ह्यूमन, टेम्पररी एक्सटेंशन से अमीबा। और ये टेम्पररी एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, दैट टेम्पररी एक्सटेंशन इज नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया से कौन लेगा, अमीबा। ओरल ग्रुप्स से पैरामीशियम, ओरल ग्रुप से कौन लेगा, पैरामीशियम। अब गर्मी लग रहा है, अब इसको फोल्ड करना चाहिए। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस की बात करें, डाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो डाइजेशन जो है ना, डाइजेशन में क्या हो रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ फूड, ब्रेकिंग हो रहा है किसका, ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, फूड का ब्रेकिंग किस में हो रहा है, सिंपलर फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो डाइजेशन में ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर डाइजेशन किस में होगा, डाइजेशन स्टार्ट, मतलब डाइजेशन की बात करें तो वैसे हमारा फेमस क्या है, स्टमक। ठीक है, अमीबा की बात करें, अमीबा, तो अमीबा का साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। क्लियर है बात है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस जिसमें कि डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है कि डाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो रहा है भाई साहब। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ह्यूमन की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, डाइजेशन का प्रोसेस अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म न लिख के आप फूड वैक्यूल लिख दीजिए, फूड वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम की मदद से फूड डाइजेस्ट हो रहा है और डिफ्यूज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब सॉरी डिफ्यूज हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में। और अमीबा की बात करें तो अमीबा में कहाँ पे हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्लियर है बातें। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन की बात करें तो एसिमिलेशन किस चीज के लिए होता है, ध्यान से सीखना, कि यहाँ पे जो डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड है वो एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड जो है ना वो रिपेयरिंग के लिए, सेल के रिपेयरिंग के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके कंपोनेंट्स के बिल्डिंग के लिए ये एसिमिलेट होता है। तो प्रोसेस ये ऐसा है कि डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब होने के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्ब फूड गेट एसिमिलेट, एसिमिलेट किस चीज के लिए एसिमिलेट होगा, फॉर
ओ हो, छोटा छोटा। फॉर रिपेयरिंग ऑफ सेल, सेल के रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है ना, सेल के कंपोनेंट्स को बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है, क्लियर है बात है। अच्छा, ये एसिमिलेशन का प्रोसेस किस में होता है? तो भाई साहब एसिमिलेट जो है ना, वो आपका ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो ये डाइजेस्टेड फूड एसिमिलेट होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू एसिमिलेट होकर फाइनली 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 ये सेल को फायदा पहुंचाने के लिए, सेल को रिपेयरिंग करने के लिए, सेल के बॉडी को बिल्डिंग करने के लिए, भाई साहब हमारे सेल के ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, रिपेयरिंग ऑफ सेल, बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और एंड रिपेयरिंग, सॉरी क्या बोल सकते हैं हम, ग्रोथ के लिए ये एसिमिलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल से होते हुए ये फाइनली सेल तक पहुंचता है। और अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा के यूनिसेलुलर है, अमीबा यूनिसेलुलर है, तो इसके बॉडी के अंदर ये जहाँ पे आपका क्या बोल सकते हैं उसको एब्जॉर्प्शन हुआ है, वहीं पे पूरे बॉडी में साइटोप्लाज्म में ये एसिमिलेट होता हुआ दिखता है। अमीबा की बात करें तो यहाँ पे लिख दीजिए अमीबा के बारे में ये यूनिसेलुलर है। और पैरामीशियम की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा। क्लियर है बात है। इजेशन का मतलब क्या है? इजेशन का मतलब क्या है? अब ध्यान से देखना कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई साहब इजेशन क्या है, इजेशन क्या है, इजेशन क्या है। तो इजेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमने फूड को खाया है, तो फूड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकला है वो कहीं ना कहीं आपका बॉडी के अंदर यूज हो रहा है ना। ये फूड बॉडी के अंदर पूरी तरीके से यूज हो रहा है। अब देखना ध्यान से कि उसमें से जो सॉलिड वेस्ट है, दैट सॉलिड वेस्ट आर गेट इजेस्टेड फ्रॉम आउटसाइड द, मतलब दैट सॉलिड वेस्ट गेट इजेस्ट आउटसाइड द बॉडी। मतलब इजेशन का मतलब क्या है कि सॉलिड वेस्ट या फिर फेकल मैटर आप बोल सकते हैं, गेट रिलीज आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में ये रिलीज होता है। अब सवाल यह आता है भाई साहब, सवाल यह आता है कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की बात करें, ओ भाई साहब हाँ, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में किससे इजेस्ट होगा, एनस से ये इजेशन का प्रोसेस होगा। और अमीबा की बात करें, अमीबा की बात करें तो अमीबा के बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस यानी कि सेल मेम्ब्रेन से, ऐसा बोल सकते हैं अमीबा के सेल मेम्ब्रेन से इजेस्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन से इजेस्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की मदद से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है सारी बातें? सारी बातें क्लियर है। एक बार हम इसको समराइज कर दे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले में इंजेक्शन टेकिंग ऑफ फूड माउथ से ह्यूमन में होगा, टेम्परेरी एक्सटेंशन से अमीबा में, ओरल ग्रुप से पैरामीशियम में। डाइजेशन की बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म ह्यूमन में स्टमक। अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल जो है ना वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, वहीं पे वो फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन की प्रोसेस होगी। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्ब हो रहा है फूड। अमीबा की बात करें तो अमीबा में स्मॉल, सॉरी ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन, और अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर क्या होगा भाई साहब, अमीबा की बात करें तो अमीबा में साइटोप्लाज्म के अंदर फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या बात कर रहे हैं कि एसिमिलेशन, तो भाई साहब अमीबा यूनिसेलुलर है तो अमीबा के बॉडी सिंगल सेल के अंदर ही एसिमिलेशन देखने को मिलेगा, और अमीबा के सिंगल सेल के अंदर ही एसिमिलेशन देखने को मिलेगा। और इजेशन की बात करें तो इजेशन ह्यूमन में एनस के थ्रू होगा, और अमीबा की बात करें तो अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर की तरफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये चीज़ें बाहर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा है ह्यूमन। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमें देखना है अच्छा ह्यूमन से पहले न्यूट्रिशन अमीबा का पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो अमीबा के न्यूट्रिशन से पहले हम लोग अमीबा के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं कि अमीबा, पहली बात तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अमीबा पहली बात तो ये यूनिसेलुलर है, क्लियर है बात है, सिंगल सेल से बना हुआ है। ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ और क्या है, ये ओमनीवोर है,
ओमनीवोर, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो अमीबा की, तो अमीबा यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है, होलोजोइक। हमने पहले भी पढ़ रखा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा है अमीबा के बारे में सारा कुछ, ठीक है। इसके टेम्पररी एक्सटेंशन होते हैं, टेम्पररी एक्सटेंशन, और दैट टेम्पररी एक्सटेंशन इज नोन एज, नहीं पढ़ने मजा आ रहा है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एग्जाम आने वाला होगा, अब यूनिट टेस्ट आने वाला होगा तो उसमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि एग्जाम में नंबर कम आएंगे तो आपका ये अच्छा बात नहीं है, इसीलिए एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब। टेम्पररी एक्सटेंशन की बात करें तो टेम्पररी एक्सटेंशन जो है वो अमीबा का देखने को मिलेगा, और दैट टेम्पररी एक्सटेंशन इज नोन एज स्यूडोपोडिया। इसके पास टेम्पररी एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, और इसी स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या है, फॉल्स फीट। इसी स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अमीबा की बात करें तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, असेक्सुअल होगा, जिसमें कि ये बाइनरी फिजन करेगा, क्या करेगा, बाइनरी फिजन, ठीक है। और बाइनरी फिजन करेगा तो ये डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा इसके अंदर, ध्यान से सुनना। बाइनरी फिजन करेगा तो क्या करेगा, ये सेल डिवीजन करेगा भाई साहब, और सेल डिवीजन में कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन करेगा। कैसा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद कितने सेल का फॉर्मेशन करेगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल, मतलब 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं माइटोसिस डिवीजन होगा, सेल डिवीजन में माइटोसिस से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, डॉटर सेल। आपको रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ रहे हैं, तो याद रखने वाली बात क्या है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। और टेम्पररी एक्सटेंशन इसके जो है वो फॉल्स फीट है, यही टेम्पररी एक्सटेंशन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले कर रहा है, ठीक है। कैसे कैसे प्ले कर रहा है देखेंगे, ध्यान से बारीकी से सारी बातों को देखेंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले तो ध्यान से देखना, ये अमीबा जो है ना, अच्छा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इरेगुलर स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके, इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा, इरेगुलर स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इरेगुलर, किसी भी शेप का हो सकता है अमीबा, ठीक है ना, कोई ऐसा फिक्स शेप नहीं है इसका। अब चलो इसके बारे में कुछ कुछ बातें जान ले कि अमीबा का ये न्यूक्लियस है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या होता है भाई साहब, कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इसी के पास होते हैं, तो न्यूक्लियस का होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ही। अब ये जो फूड पार्टिकल है, दैट फूड पार्टिकल इज नोन एज प्रे, इस फूड पार्टिकल को हम क्या बोल रहे हैं, प्रे बोल रहे हैं, क्लियर है बात है। दैट फूड पार्टिकल इज नोन एज प्रे, और प्रे की बात करें तो ये एल्गी हो सकता है इसका प्रे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि जैसे ये फूड पार्टिकल को देखता है, जैसे ही फूड पार्टिकल को देखता है तो इसके जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड करता है, और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगा तो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, दैट प्रोजेक्शन इज नोन एज स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अच्छा ये दिख तो रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन, और दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन्होंने स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया आपका बेसिकली बनेगा, और ये स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ये आपका सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करता है, और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगा स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ना वो फूड पार्टिकल को, फूड पार्टिकल, ये जो प्रे है इसको ट्रैप कर लेगा, प्रे को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के बाद ये जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो था वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, और कवर होने के बाद मतलब ट्रैप करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फूड वैक्यूल। अब ध्यान से देखना कि भाई साहब यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहा है, डाइजेस्टिव, यहाँ पे दिक्कत वाली बातें हो गई, ये फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा, इसको डाइजेस्ट करेगा,
और डाइजेस्ट करने के बाद फाइनली ये फूड जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो पोर्शन है दैट पोर्शन इन्होंने साइटोप्लाज्म के अंदर ये जाके पूरी तरीके से फिट बैठ जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा फूड, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद यहीं पे आपका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा, और फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे ये इनका इजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, इजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें कि ये वेस्ट को क्या कर रहे हैं, इजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? सर सारी चीज़ों को एक बार आप लिखिए, इतना पूरा डेंस हो गया ये, रुक जाओ भाई साहब, एक एक चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा था? इरेगुलर स्ट्रक्चर था, ये था आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन था। क्लियर है बातें? अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, एक एक बातें ध्यान से देखना, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड करता है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक्सटेंड, और एक्सटेंड करने के बाद क्या बनेगा, ये स्यूडोपोडिया बन जाएगा। क्लियर है बातें? ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद क्या बन जाएगा, स्यूडोपोडिया। मतलब अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड करके, ये एक्सटेंड करके ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकाला है, ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल दिया, ये जो है ना ये स्यूडोपोडिया है, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज स्यूडोपोडिया। ठीक है ना? इस स्यूडोपोडिया की बात करें तो इस स्यूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पीट भी बोलते हैं। इस स्यूडोपोडिया को क्या बोलते हैं हम, फॉल्स पीट भी बोलते हैं। क्लियर है बात है? तो भाई साहब फॉल्स पीट निकला, अब ये फॉल्स पीट किसको देख रहा है भाई साहब, ये फॉल्स पीट जो देख रहा है वो देख रहा है आपको प्रे को, ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, इसका प्रे हो जाएगा। क्लियर है बात है? अब ये प्रे को जैसे ही देखेगा, जैसे ही ये प्रे को देखेगा तो फाइनली क्या होगा कि ये जो प्रे है, ये जो प्रे है इसको ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये फूड वैक्यूल, मतलब ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है इसके अंदर आपका प्रे आ गया, ये प्रे आ जाएगा, और प्रे को ये फूड वैक्यूल जो है वो पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। मतलब ये जो टेम्पररी एक्सटेंशन है वो पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये जो अब बन गया, मतलब ये जो बन गया ये फूड वैक्यूल हो गया। मतलब कि टेम्पररी एक्सटेंशन जो है ना फर्दर वो जैसे ही फूड को ट्रैप करता है तो वो फूड वैक्यूल बन जाता है। अब समझने वाली बात है कि फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम ये फूड को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक करेगा, सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक करेगा। और सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक होने के बाद ये न्यूक्लियस तो बनाना हमने छोड़ ही दिया इसमें, ये न्यूक्लियस, ठीक है ना, जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर से ये फूड वैक्यूल जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे ये सेल बचेगा, यहाँ न्यूक्लियस बचेगा, और ये फूड जो है ना पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे चले जाएंगे। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना, सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म के बाद ये फूड कहाँ चला जाएगा, डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्म, डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज होगा, और डिफ्यूजन होने के बाद फर्दर ये एसिमिलेट करेगा, एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा जिसमें कि इस अमीबा के बॉडी स्ट्रक्चर को खूब मजबूत करेगा, रिपेयर करेगा अमीबा के से कंपोनेंट्स को बनाएगा। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई इसके बाद इसके बॉडी से वेस्ट जो है, वेस्ट को मतलब मान लेते हैं कि ये ऐसा, ये जो वेस्ट है ये रिलीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया। क्लियर है बात है? अब ये जो वेस्ट डिस्पोजल होगा ये किसके थ्रू होगा, वेस्ट डिस्पोजल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर है बात है? क्लियर है बात है? मतलब सर ध्यान से सुनना कि अमीबा जो है ना, अमीबा की बात करें तो अमीबा में एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन से फॉस्फेट बना, फूड वैक्यूल बना, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हुआ, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म ब्रेक हुआ, डिफ्यूजन साइटोप्लाज्म एसिमिलेशन हुआ। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? पूरी बात हमारी हो गई अमीबा की। इंपॉर्टेंट क्या था कि सर अमीबा में जो है ना
इंजेशन का प्रोसेस बॉडी के किसी भी सरफेस से हो सकता है। इंजेशन का प्रोसेस अमीबा के बॉडी के किसी भी सरफेस से हो सकता है। तो एक पॉइंट हमें और लिखना है कि ingest food from any surface या फिर any surface of the body, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ingest food from any surface of the body, बॉडी सरफेस से होगा। मतलब या फिर आप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, या फिर एनी को हटा दो, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन इंग्लिश के मास्टर हैं हम, ठीक है। सारी बातें हो गई यहाँ पे, सारी बातें हो गई। अब हम देखते हैं क्या कि सर हमारे पास एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना था, दैट इज नोन एज पैरामीशियम। क्लियर है बातें। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसमें भी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये भी प्रोटोजोआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात कि इंजेशन ऑफ फूड थ्रू specific spot and that specific spot is known as oral grooves। मतलब पैरामीशियम जो है ना, पैरामीशियम जो है वो इंजेक्शन का प्रोसेस ओरल ग्रुप से करेगा, मतलब कहीं से भी नहीं करेगा। मतलब आपसे पूछ सकता है कि इंजेक्शन के प्रोसेस मतलब न्यूट्रिशन जो है ना, अमीबा और पैरामीशियम में क्या डिफरेंस है। तो अमीबा बॉडी के किसी भी सरफेस से इंजेक्शन का प्रोसेस कर सकता है, लेकिन पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो सिर्फ किससे करेगा, ओरल ग्रुप से करेगा। क्लियर है बातें, बस इतना ही जानना था आपका, बाद बाकी ये सारी चीज़ें आपका सिमिलर था। अब हमारे पास आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमें पढ़ना है, इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो हम ह्यूमन की बात कर ले कि ह्यूमन आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना रहा है। क्लियर है बातें, होलोजोइक मोड। इसके अंदर क्या क्या होगा, तो जिस तरीके से अमीबा पैरामीशियम के अंदर इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हो रहा था, सेम वैसे ही इसके अंदर भी क्या होगा, इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन छोड़िए दिए भाई, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन का प्रोसेस होगा। सेम इसके अंदर भी वही चीजें होंगी जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगी, ठीक है। किस पे डिपेंड है ये, किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। किस पे डिपेंड है ये, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है। क्लियर है बातें, क्लियर है कि ये किस पे डिपेंड होगा भाई साहब, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे ये डिपेंड होगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है, क्लियर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो वैसे तो बाल ब्रह्मचारी अंकल लोग रहते हैं, चचा लोग, हम बच्चा सब भी रहते हैं, तो भाई साहब सिर्फ वो हर्बीवोर है, लेकिन वैसे माना जाता है कि ह्यूमन ओमनीवोर है। मतलब कार्नी भी है क्या कोई भाई, नहीं, ये ओमनी है, ठीक है। ये बातें भी क्लियर है कि ये ओमनीवोर है। अब इनके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। इनके अंदर डाइजेशन के प्रोसेस के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब सर अमीबा के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम था ना, ना अमीबा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। अमीबा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए नहीं था क्योंकि अमीबा तो सिंगल सेल है, सारे बॉडी के जो भी काम है, मतलब नो डिवीजन ऑफ लेबर है इनके अंदर, सारे काम को सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन के अंदर क्या है, ह्यूमन
में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि ये वो पाइप है जो कि कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है भाई साहब, ये वो पाइप है, ये वो पाइप है जो कि माउथ से लेके एनस तक गया हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये माउथ से लेके एनस तक एक पाइप गया हुआ है, माउथ से लेके एनस तक एक पाइप गया हुआ है, और इसी पाइप को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, एक पाइप है जो कि माउथ से लेके कहाँ तक गया हुआ है, एनस तक गया हुआ है। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल को हम एक और नाम देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, एक और नाम दे सकते हैं हम इसे गट। अरे गट गट गट्टा वाला नहीं, गट, ठीक है। अच्छा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का ही रोल है ना? ना, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एक और चीजें हैं, एक और चीजें हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक तो हमने बोला कि भाई साहब एलिमेंट्री कैनाल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो कि एक पाइप है जो गिरा हुआ है माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम में पाइप के साथ साथ ग्लैंड्स भी हैं, पाइप के साथ साथ क्या है, ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ग्लैंड्स हो जाएंगे। इस बात को समझ, ग्लैंड्स को दूसरे कलर से कर दे क्या, दूसरा कलर कौन बढ़िया कलर है इसमें, दुइये वो कलर तब विजिबल अच्छे से रहता है, ये कलर दिख रहा है क्या, हाँ, इसी को हम लोग ग्लैंड्स वाला कलर बना देते हैं। अरे कलर 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 क्या कर रहे हो, कुछ भी कलर से लिखा रहेगा, लिखा हुआ तो बात वही है ना। एलिमेंट्री कैनाल और साथ में क्या है इसके, ग्लैंड्स है। एक बार देखने दो, तक कलर बढ़िया दिख रहा है, एकदम खतरनाक, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो एक पाइप है जो कि माउथ से लेके एनस तक है, और इस माउथ से लेके एनस तक जो पाइप गया हुआ है उसमें पाइप को सपोर्ट करने वाला जो है वो क्या है, ग्लैंड्स है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट आपके हो गए एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है ना वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल से बना हुआ है, ग्लैंड्स जो है वो किससे बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है ना। और ये जो पाइप है ना, इस पाइप की बात करें तो ये भी पाइप एपिथेलियल से बना हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्लैंड्स में जो ग्लैंड हमें पढ़ना है क्लास 10th के बेसिस पे, मतलब क्योंकि हम तो ऐसा नहीं है कि 500 रुपया दे के डॉक्टर के यहाँ गए हुए हैं जो कि पर्टिकुलरली एक ग्लैंड के बारे में पूरा किताबें पढ़ा दे, वो ऐसा तो है नहीं। हम लोग एक ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 4-5 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और 4-5 ग्लैंड्स में हमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस क्या बोलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज़ें पढ़ लेना है और सिलेबस में एग्जाम में अइबे नहीं कर रहा है, एगो किताब ग्लैंड के नाम पर एगो किताब पढ़ लिए, अब पता चला एग्जाम में ग्लैंड के बारे में सिर्फ ये आ रहा है कि भाई साहब ग्लैंड जो है वो एक एपिथेलियल टिश्यू है, और आपका बस इतना ही जानना है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से कि किस किस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने हैं। ग्लैंड्स में पहला आपका पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करता है दैट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है सेकंड सलाइवरी ग्लैंड के बाद अगला जो पढ़ना है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद लिवर और फिर पैनक्रियाज, बस इतना ही, ठीक है। ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, हमें जो फिलहाल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ना है। वैसे ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं, मतलब अगर बोला जाए तो ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे, एक्सोक्राइन भी हो जाएंगे और एंडोक्राइन भी होगा। इस बात को समझने में देखो भाई साहब आ रहा ही है, ये एन नहीं पढ़ लेना इसको, ठीक है।
इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है हमें। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें जान ले कि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो 30 फीट के आसपास का है, अप्रॉक्स 8 to 9 मीटर लंबा है। ठीक है, 8 से 9 मीटर लंबा है ये, और 30 फीट के अलावा के आसपास का ये है। अब एक बात बताओ कि हमारे हम 6 फीट के हैं, ठीक है, वैसे वीडियो में छोटे दिख रहे होंगे लेकिन है हम लंबे। 30 फीट के 30 फीट का अगर कोई आदमी हो तो बताओ कैसा लगेगा। और 6 फीट के आदमी में आपका 30 फीट, अप्रॉक्स 30 फीट के आसपास का एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कितना लंबा है ये। मतलब कहीं ना कहीं तो ये एक्सटेंसिव कॉइलिंग है इसका, ऐसे लपटा हुआ फॉर्म में ये दिखेगा। ठीक है ना, अब देखेंगे कहाँ पे लपटा हुआ फॉर्म में दिखेगा। अभी फिलहाल ये देखते हैं कि ये 30 फीट लंबा जो है ना, ये कैसे ह्यूमन के अंदर में फिट है और कैसे कैसे ये ह्यूमन के अंदर में वर्क कर रहा है। हो गया। पहले बात ही कर लेते हैं ना थोड़ा बहुत कि हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। मेन पार्ट्स जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एसोसिएटिव पार्ट्स, मतलब इसके जो एसोसिएटिव पार्ट्स हैं, एसोसिएटिव पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं? आपके ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ओहो हो, एसोसिएटिव पार्ट्स हमने क्या क्या बताया आपको, एक मिनट। ग्लैंड्स हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक एसोसिएटिव पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, एसोसिएटिव पार्ट्स हैं, और तीसरा जो है वो ग्लैंड्स हैं। ठीक है, मतलब मेन पार्ट्स हो गए, एसोसिएटिव पार्ट्स हो गए और ग्लैंड्स हो गए। ये 3 आपके पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स की बात करें तो मेन पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में के सब पार्ट की बात कर लेते हैं, सब पार्ट। पहला आपका आ जाएगा माउथ। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या आ जाएगा? माउथ। होलोजोइक है, यानी कि सर माउथ से ही तो खाना खाएगा, कौन और नाक से भी खाना खाता है क्या? नहीं खाता होगा। तो माउथ जो है ना आपका, वहां से क्या होगा? इंजेशन का प्रोसेस होगा। माउथ के बाद ईसोफेगस, कलरवा चेंज करने दो, ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस जो है ना, ईसोफेगस भी एक पार्ट है। ईसोफेगस से डायरेक्टली फूड जो है ना वो एंटर कर जाएगा आपके स्टमक में। इसके बाद स्टमक। स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? तो स्टमक के अंदर होगा डाइजेशन। स्टमक के अंदर क्या क्या चीज होगा? डाइजेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टमक के बाद, अगला जो टॉपिक है हमारा, ओहो ओहो, स्टमक के बाद जो अगला टॉपिक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एब्जॉर्प्शन डाइजेशन सिर्फ एक ही जगह पर हो रहा है, ना ना, एब्जॉर्प्शन और फिर यहीं से एसिमिलेशन, एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बचेगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा? सॉल्ट और वाटर का। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम। यहां पे क्या होगा? तो यहां से आपका इजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इजेशन होगा या फिर इजेस्टेड मैटर बोल सकते हैं आप। वेस्ट
मैटर यहाँ पे स्टोर हो रहा है। क्लियर है बातें? ये भाग कहा जाता है भाई साहब, वेक्स मैटर स्टोर हो रहा है। फिर से आ जाता है आपका लास्ट में एनस। एनस की बात करें तो यहाँ पे लिख दे क्या, एनस में क्या होगा, तो एनस से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इजेशन होगा। एनस से क्या होगा, इजेशन की प्रोसेस होंगी। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? मतलब सर हमने बोला था होलोजोई के अंदर जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें होते हुए दिख रही है आपको, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि एसोसिएटिव पार्ट जो थे हमारे, एसोसिएटिव पार्ट में हमारे माउथ के अंदर टीथ थे, टंग, ठीक है। टीथ टंग हमारे एसोसिएटिव पार्ट थे जो कि कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कैनाल को मदद कर रहे थे कि भाई साहब तुम चलो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। फिर से एक बात बता रहे हैं कि बहुत बेसिक है, क्लास 10th में हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा है। बहुत सारे एसोसिएटिव पार्ट्स हो सकते हैं भाई साहब, डाइजेस्टिव सिस्टम पे तो एगो डॉक्टर बन जा रहा है। एसोसिएटिव पार्ट्स में टीथ और टंग हो गए। ग्लैंड्स की बात किया तो ग्लैंड्स में हमारे पास कौन कौन ग्लैंड्स पढ़ना है, सलाइवरी, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। कुछ डिफेक्ट आ गया है हमारे पैनल में, बार बार देख रहे हैं क्या कि लिख रहे हैं कुछ, लिखा जा रहा है कुछ। तो ग्लैंड्स की बात करें तो स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड और पैनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है हमें। क्लियर है बातें? हो गई सारी बातें डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब सारे बातों में से हमें एक एक टॉपिक को डिकोड करना है। अब डिकोड करने से पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाएं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक मिनट, एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑटो कहाँ लिखा जा रहा है भाई, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है इसको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन जो है ना, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास आने वाला है, हाउ डू हेट्रोट्रॉपिक organism define their mode of nutrition? How do heterotrophs differ? How do heterotrophs differ in their mode of intake of food? ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को बना लेना है। इन सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखना, टीथ, थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, बहुत लंबा लेक्चर जा रहा है, ठीक है ना। टीथ की बात, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, माउथ है। माउथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का ये पहला पार्ट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं भाई साहब, अब बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में माउथ के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आपको देखने को मिलेगा, हाँ, पहला देखने को मिलेगा टीथ। टीथ कितने टाइप के, 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। 4 टाइप में कौन हो जाएगा, प्रीमोलर, उल्टे बोल दिए हैं भाई साहब,
हाँ कोई बात नहीं है, मोलर, इंसीजर और कैनाइन। ठीक है, 4 पार्ट हो जाएंगे, मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हो जाएंगे। सेकंड आपके पास कौन आ जाएगा? सेकंड आपके पास कौन आ जाएगा? टंग। ठीक है, टंग की बात करें तो टंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टंग के फंक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। फंक्शन, फंक्शन में पहला फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? तो मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा को मिक्स करने का काम करता है। मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा को मिक्स करने का काम कर रहा है। क्लियर है बातें? स्लाइवा को मिक्स करने का काम कर रहा है। फूड को डिटेक्ट, डिटेक्ट टेस्ट, खट्टा मीठा तीखा, इन सबको टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। तीसरा, हेल्प इन किस चीज में? स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है। अगर जीभ नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में 30 टंग आ गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ये जो है आपका, ये सलाइवरी ग्लैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो माउथ के अंदर ही आपका पहला ग्लैंड का एंट्री हो जाता है। और देखो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया? हाँ, आपका इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। सलाइवरी ग्लैंड ये कहाँ पे है? माउथ के अंदर प्रेजेंट है। ये प्रेजेंस है इसका माउथ के अंदर, क्योंकि हमने माउथ में ही सारा चीजें लिख दिया है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज क्या करता है भाई साहब? वाटरी फ्लूइड, फ्लूइड दैट इज नोन एज स्लाइवा। क्या रिलीज करेगा? स्लाइवा। और स्लाइवा जो है ना, स्लाइवा के पास एंजाइम है। स्लाइवा के पास क्या है? एंजाइम। और दैट एंजाइम इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। इस एंजाइम को क्या नाम देते हैं हम? क्या नाम देते हैं बताओ? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है भाई साहब? ये सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि यहाँ पे अब हम सलाइवरी अमाइलेज को, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना, ये क्या होगा? डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूज ऑन फूड, डिफ्यूज ऑन फूड और डाइजेशन, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट किसको? कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट का मतलब क्या हो गया? कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, सिंपल शुगर में कन्वर्जन करेगा। स्टार्च का कन्वर्जन, स्टार्च का कन्वर्जन सिंपल शुगर, किस में कन्वर्ट करेगा इसको? सिंपल शुगर में, शुगर। खास बात क्या? खास बात क्या कि माउथ के अंदर नोट में लिख लेना यहाँ पे, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स स्टार्ट्स। डाइजेशन ऑफ कार्ब्स स्टार्ट होता है किसकी मदद से होता है? सलाइवरी ग्लैंड की मदद से। सलाइवरी ग्लैंड एक वाटरी फ्लूइड रिलीज करता है दैट इज सलाइवा, एंड सलाइवा रिलीज करता है सलाइवरी अमाइलेज दैट इज एंजाइम। अब एंजाइम की बात करें तो एंजाइम वो कैटालिस्ट है जो कि एक रिएक्शन को मतलब तेज करने में मदद करता है। एंजाइम इज द कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बातें? अगर हम बात करें तो एंजाइम एक कैटालिस्ट है जो कि रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। और यहाँ पे सलाइवा जो है वो सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करेगा। सलाइवरी अमाइलेज जो है ना डिफ्यूज होगा फूड पे और डाइजेस्ट करेगा किसको? कार्बोहाइड्रेट का। टॉफी खाते हो ना? नहीं खाते हो? डेयरी मिल्क सिल्क कोई ना कोई तो दिया ही होगा, 10वां में चले गए। अब 10वां में जाएंगे तो कोई ना कोई तो डेयरी मिल्क सिल्क देने के लिए प्रेरित होगा, नहीं तो दे दिया होगा। बहुत आदमी खा भी लिया होगा और खाने के चक्कर में पूरा 10वां बर्बाद कर लेगा। ठीक है, तो भाई साहब खाना पीना डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगा खाना, लेकिन खाने के टाइम पे उसको बताना कि देखो बेटा डाइजेशन ऑफ कार्ब्स जो है ना हमारे माउथ में स्टार्ट होता है और इसके अंदर स्टार्च है और स्टार्च जो है ना सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना,
डेयरी मिल्क सिल्क का जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, स्लाइवरी अमाइलेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो डेयरी मिल्क सिल्क देने वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि अरे भाई साहब गलत आदमी को दे दिए। इन सब में सारी चीजों के बारे में नहीं पढ़ना था हमें, बेसिकली स्लाइवा के बारे में पढ़ना था, स्लाइवा मॉइस्ट फ्लूइड एंड स्टार्ट डाइजेशन, यहाँ पे ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना था। टंग, टंग का फंक्शन हमें इंपॉर्टेंट है जानना। टीथ का क्या काम है, तो भाई साहब ग्राइंडिंग करने का काम करता है। इंसीजर, कैनाइन की बात करें तो कटिंग, टीयरिंग, इन सब चीज़ों का करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। इसोफेगस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि ये देखिएगा ध्यान से, इनके अंदर लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है। एक तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ रिलैक्स हो रहा है। ठीक है ना, तो इनके अंदर एक मूवमेंट होगा, मूवमेंट स्टार्ट and that movement is known as peristaltic movement। ठीक है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, that is known as पेरिस्टालिसिस, मतलब पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस होगा और उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। एक्चुअल में इसोफेगस की बात करें तो इसोफेगस में आपका क्या होगा, ये स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से कहां तक ये जुड़ा हुआ है, तो इसोफेगस की बात करें तो स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इन दैट एट स्टमक। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है ये, पार्ट ऑफ क्या है ये, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, माउथ से लेके स्टमक के बीच में बेचारा ये फंस चुका है। ये क्या फंस चुका है, इसोफेगस। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि स्लाइवा की मदद से ही, हमने पीछे एक बात छोड़ दिया, स्लाइवा की मदद से ही हमारा जो फूड है उसे इंगल्फ करने, मतलब सैलोइंग करने में हमें मदद मिलता है, क्योंकि वो फूड को स्लिपरी बनाता है। स्लाइवा जो है ना वो फूड को क्या बनाता है, स्लिपरी बनाता है। और ये फूड को स्लिपरी बनाने की वजह से ही क्या होता है कि हमारे इसोफेगस के अंदर आसानी से फूड चला जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि भाई साहब शादी ब्याह में गए, खूब खा लिए, हचर के 10 को मिठाई खा लिए, अंदर जा ही नहीं रहा, तो पानी पी रहे हैं, अंकल पानी दीजिए, तो भाई साहब पानी देने का नौबत नहीं आए। इसके लिए बेसिकली आप अच्छे से खाना को खाएं, क्योंकि खाना को जितने अच्छे से चबाएंगे स्लाइवा उतने अच्छे से मिक्स होगा, कार्ब्स उतने तेजी से ब्रेक डाउन होंगे आपके माउथ के अंदर। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप खाना धीरे धीरे खाएं, ज़्यादा ना खाएं। खाना खत्म होने की चीज़ें नहीं है, खाना रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। जितना कम खाएंगे, मतलब जितना कम नहीं, 1 रोटी नहीं खाना है, बट 4 रोटी खाने का भूख है तो 3 रोटी खाएंगे, तो उतना आप हेल्दी रहेंगे। ये बातें क्लियर है। तो स्लाइवा जो है ना वो मदद करता है, कहाँ गया, स्लाइवा जो है वो मदद करता है बेसिकली फूड को नीचे की तरफ ले जाने में विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के माध्यम से इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना यहाँ पे ये लिखना है कि नो डाइजेशन टेक प्लेस, कोई डाइजेशन इसके अंदर नहीं होगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पेरिस्टालिसिस स्टार्ट। पेरिस्टालिसिस क्या है, तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ गट, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ गट। गट का रेगुलर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या कहलाएगा, पेरिस्टालिसिस कहलाएगा। और पूरे गट में ये होता रहता है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसोफेगस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, पूरे गट के अंदर ये होता है और इसी के मदद से फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पा रहा है। क्लियर है बातें। तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन गट के अंदर हो रहा है और पेरिस्टालिसिस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही स्टमक में फूड आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा स्टमक। स्टमक की बात करें तो ठीक है ना, जे शेप का है ये फूड जो है ना, ये एक जंक्शन है जहां पे 3 से 4 घंटे तक, ठीक है ना, फूड रहता है। फूड स्टे
3 to 4 आवर, ठीक है ना। 3 से 4 घंटे के बाद भूख लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे कुछ चीजें होंगी कि स्टमक क्या करता है, रिलीज गैस्ट्रिक जूस, क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। और गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास क्या क्या रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास आ जाएंगे HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। HCl की बात करें तो HCl जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके pH की बात करें तो 2 के आसपास में 2 pH होता है इसका, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, तो मिक्स मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक मीडियम बनाने का काम करता है स्टमक का मीडियम कैसा बनाने का काम करेगा, एसिडिक मीडियम बनाने का काम करेगा। इस बात को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स इंटर विथ किसके साथ, इंटर विथ फूड के साथ जो हार्मफुल माइक्रोब्स इंटर कर रहे हैं उससे मारने का काम करता है ये। हार्मफुल माइक्रोब्स जो फूड के साथ इंटर कर रहे हैं उससे क्या करता है, ये मारने का काम करता है। एंड दैट हार्मफुल माइक्रोब्स इज नोन एज पैथोजेंस। अच्छा, ये एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड कर रहा है, तो बेसिकली इसको थोड़ा सा मिटाओ, थोड़ा सा दूर दूर लिखो। एसिडिक मीडियम इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये जो है ना आपका, ये जो है सो आपको पेप्सिन के एक्शन के लिए पेप्सिन को एक्टिवेट करे, ठीक है ना। तो मेक्स मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। अब देखो ध्यान से, पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन, ठीक है ना, डाइजेस्ट क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन जो हमने खाया, चावल के साथ दाल खाया था कि नहीं खाया था, चावल का ब्रेकडाउन माउथ से स्टार्ट हो गया था, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन, मतलब पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है स्टमक के अंदर। पेप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, पार्शियल डाइजेशन होता है, यहाँ पे लिख दो पार्शियल डाइजेशन होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये एक्टिवेट क्यों हो रहा है, एक्टिवेट ड्यू टू एक्शन ऑफ HCl के एक्शन की वजह से ये एक्टिवेट हो रहा है। अब जो है ना यहाँ पे स्टमक के अंदर फूड एसिडिक हो जाता है। नेचर ऑफ फूड क्या होगा स्टमक के अंदर, नेचर ऑफ फूड का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है ना। नेचर ऑफ फूड एसिडिक हो जाएगा, क्लियर है बातें। 25 सेंटीमीटर के आसपास का होता है ये, 25 सेंटीमीटर के आसपास का होता है ये, ठीक है ना। जैसे स्ट्रक्चर, पेप्सिन जो है ना डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, डाइजेशन प्रोटीन पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ HCl। क्यों एक्टिवेट हो रहा है, तो HCl के एक्शन से म्यूकस। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कि ये गैस्ट्रिक जूस जो है ना स्टमक रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से, तो वॉल से रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस को। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर है। कैसा लेयर है, प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है ना। थोड़ा सा बाल ठीक कर ले, हाँ, प्रोटेक्टिंग लेयर है, क्लियर है बातें। म्यूकस जो है एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो कि बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है स्टमक के इंटरनल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम द इंटरनल, प्रोटेक्टिंग लेयर बोल सकते हैं आप, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं that protect stomach from the action of HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नहीं तो भाई साहब HCl का pH कितना है, 2 है, बहुत ज़्यादा pH है, बहुत कम pH है, इतना कॉरेसिव है कि भाई साहब अगर म्यूकस का लेयर नहीं होगा तो स्टमक के वॉल को ही ये क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, पूरी तरीके से सारी बातें हो गई कि HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये सारी बातें हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके पास
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, वाई, क्वेश्चन लिखिएगा, वाई indigestion टेक प्लेस। इंडाइजेशन क्यों होता है, ठीक है ना। दूसरा, व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्टेप फॉर इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के लिए प्रिवेंटिव स्टेप क्या उठाए। क्लियर है बातें। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत टाइम हो गया। लीवर, लीवर ग्लैंड है, ठीक है ना, सपोर्टिंग, सपोर्ट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को क्या करता है, सपोर्ट करता है फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। कैसा कलर का है, रेडिश ब्राउन है, कैसा कलर का है, रेडिश, रेडिश ब्राउन है, ब्राउन कलर, ठीक है ना। और रिलीज क्या करता है, रिलीज बाइल, किसको रिलीज करता है, बाइल, जो कि ग्रीन लिक्विड है, ग्रीन है, ठीक है ना। बाइल सॉल्ट, मतलब बाइल सॉल्ट को रिलीज करता है जो कि ग्रीन है। और ये बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, बाइल स्टोर, ग्रीन फ्लूइड स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर इन, कहाँ पे स्टोर होगा बताओ यार, स्टोर इन गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर के अंदर ये स्टोर होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ बाइल, अब देखो ध्यान से, फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का क्या क्या फंक्शन हो जाएगा, तो पहला इमल्सिफिकेशन करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म। और दूसरा क्या करेगा, दूसरा करेगा कि प्रोवाइड अल्कली, अल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ, द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल, स्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस या फिर इंजाइम, इंटेस्टाइनल इंजाइम्स। इंटेस्टाइनल एंजाइम के लिए ये अल्कली मीडियम प्रोवाइड करता है, मतलब फूड जो आपका बेसिकली स्टमक से आता रहता है उसके लिए अल्कली मीडियम प्रोवाइड करता है। एक टॉपिक छूट गया हमारा कि यहाँ पे ध्यान से देखना कि स्टमक में जो फूड जो है ना रेगुलेटेड होता है किससे, यहाँ पे क्या होते हैं आपके, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है ना, स्फिंक्टर मसल होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स का क्या काम है, मसल्स रेगुलेट, रेगुलेट करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फूड गेट एग्जिट आउटसाइड द स्टमक। मतलब स्फिंक्टर मसल्स की बात करें तो ध्यान से देख लेना, एक पॉइंट लिख लेना, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर रेगुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ फूड, अमाउंट ऑफ फूड रिलीज आउटसाइड द स्टमक, आउटसाइड द स्टमक, स्टमक से बाहर कितने अमाउंट ऑफ फूड रिलीज होगा, ठीक है, उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब रेगुलेटरी बॉडी है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स करने का काम करता है और प्रोवाइड करता है अल्कली मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। यहाँ पे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज में कॉमन बातें क्या है कि ये इंडोक्राइन भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्जोक्राइन भी है, एक्जोक्राइन भी है, ठीक है ना। मतलब ये पैनक्रियाज की बात करें तो क्या क्या रिलीज करता है, रिलीज हार्मोन, किसको रिलीज करेगा, हार्मोन को। पैनक्रियाज किसको रिलीज करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा। और साथ
साथ में किसको रिलीज करेगा बताओ यार, हार्मोन के साथ साथ किसको रिलीज करेगा, हार्मोन के साथ साथ ये पैनक्रेटिक जूस को रिलीज करेगा। क्लियर है बातें, ये हार्मोन के साथ साथ पैनक्रेटिक जूस को रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, ठीक है ना। और पैनक्रेटिक जूस की बात करें तो पैनक्रेटिक जूस में, ये पैनक्रेटिक जूस जो है ना वो उसके पास एंजाइम्स हैं, और ये जो एंजाइम है वो कौन कौन है ध्यान से देखना, पैनक्रेटिक अमाइलेज, पैनक्रेटिक अमाइलेज, ठीक है। इसके बाद लाइपेस, लाइपेज, और इसके बाद क्या है, लाइपेज है। इसके बाद क्या है आपका, ट्राइप्सिन है, ट्राइप्सिन। तो पैनक्रेटिक अमाइलेज, लाइपेज और ट्राइप्सिन को ये रिलीज करने का काम करता है। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें, सारी बातें हो गई कि भाई साहब पैनक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है, पैनक्रेटिक अमाइलेज, लाइपेज और ट्राइप्सिन रिलीज करने का काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि ट्राइप्सिन जो है वो कहाँ पे जाके एक्शन करेगा, तो ट्राइप्सिन का एक्शन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। ये एक्ट ऑन प्रोटीन, किस पे एक्ट करता है ये, प्रोटीन पे। ये एक्ट ऑन फैट, फैट पे एक्ट करके फैट को ब्रेक करने का काम करेगा। और ये जो है ना एक्ट ऑन कार्ब्स, ये किस पे एक्ट करेगा, कार्ब्स पे एक्ट करेगा, मतलब कार्ब्स को ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ये लाइपेज जो है वो फैट को, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। क्लियर है बातें। इंपॉर्टेंट बात कि एक्शन कहाँ पे होगा, एक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके अंदर एक्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आता है ना वो देखना ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, इससे पहले ध्यान से देखना कि यहाँ पे लीवर और यहाँ पे पैनक्रियाज, ठीक है ना। लीवर क्या रिलीज कर रहा था, लीवर क्या रिलीज कर रहा था, बाइल सॉल्ट। पैनक्रियाज क्या रिलीज कर रहा था, पैनक्रेटिक जूस। और ये पैनक्रेटिक जूस ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि ये पैनक्रेटिक जूस और बाइल जो है, पैनक्रेटिक जूस और बाइल जो है ये कॉमन डक्ट से जा रहे हैं, ये कॉमन डक्ट से जा रहा है, ये कॉमन डक्ट से जा रहा है। और दैट डक्ट इज नोन एज हिपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये किस डक्ट से जा रहा है, हिपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और ये फाइनली जाके किस में डिस्चार्ज हो रहा है, फाइनली यहां से कौन निकल रहा है, यहां से जा रहा है बाइल सॉल्ट और यहां से जा रहा है पैनक्रिएटिक जूस। और ये दोनों जाके यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये दोनों का जो एक्शन होगा, मतलब ये दोनों बाइल एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके अंदर एक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एक्ट करेगा। इंटेस्टाइन किसके अंदर एक्ट करेगा, ये बाइल सॉल्ट और पैनक्रेटिक जूस जो है ना एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब बाइल सॉल्ट प्लस पैनक्रेटिक जूस एक्ट किसके अंदर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। पैनक्रेटिक जूस के पास अमाइलेज है, सॉरी एंजाइम है, दैट एंजाइम इन वो एंजाइम जो है फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्ट करता है। अब ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 6 से 7 मीटर के आसपास का होता है, एक्सटेंसिव क्वाइलिंग होता है इसका, एक्सटेंसिव क्वाइलिंग। अब देखो ध्यान से यार, देखो ध्यान से यार कि हमने बोला था ना कि 30 फीट का है, तो 30 फीट का है तो 6 से 7 मीटर तो ये यहीं पे क्वाइल्ड है, एक्सटेंसिव क्वाइलिंग है इसका, ठीक है। तो एक्सटेंसिव क्वाइलिंग है, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होगा, 3 पार्ट होंगे, जेजेनम, इलम और डोडेनम। क्लियर है बातें। तो इसमें अगर हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पे होगा। यहाँ से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, किसके थ्रू, विलाई के थ्रू, ठीक है, विली के थ्रू। और अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, विली के थ्रू होगा।
एसिमिलेशन, एसिमिलेशन भी स्टार्ट होगा, एसिमिलेशन विया ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, किसके थ्रू होगा? ब्लड कैपिलरी। एसिमिलेशन किसके थ्रू होगा? ब्लड कैपिलरी के थ्रू होगा। क्लियर है बात है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मतलब क्या? ध्यान से देखना कि भाई साहब हमारा जो फूड था ना, फूड जो था, जो अभी तक जो आया हुआ था, कंप्लीट डाइजेशन होगा। कंप्लीट डाइजेशन किसके किसके मदद से? पहले तो डाइजेस्टेड फूड ही था, मतलब चाइम था, काइम की बात करें। अब फूड जो है ना वो कंप्लीट डाइजेशन हुआ। कंप्लीट डाइजेशन के बाद, कंप्लीट डाइजेशन में मदद कौन कर रहा है? इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल सॉल्ट, ये तीनों मिलके यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन करवाएंगे। मतलब फूड का कंप्लीट डाइजेशन ये तीनों मिलके करवा रहे हैं। ठीक है? ये बाइल सॉल्ट और पैनक्रियाटिक जूस जो है ना, ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और इसी अल्कलाइन मीडियम की वजह से इंटेस्टाइनल जूस इस पे एक्ट कर रहा है। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? अब ध्यान से देखना कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होने के बाद इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान से सुनना है, 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ये सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट देखना ध्यान से कि हमारे पास क्या आ जाता है? विली आ जाता है। विली की बात करें तो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन है। अच्छा, सॉरी, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गया ना, यहाँ पे देख लो, विली फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। ठीक है ना? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। किस चीज के लिए? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब ध्यान से देखना कि इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन में हो क्या रहा है कि फूड में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स वो किस में ब्रेक हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक हो रहा है? तो भाई साहब ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो रहा है? ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है। क्लियर है बात है? किसके एक्शन से? पैनक्रियाटिक जूस के एक्शन से। पैनक्रियाटिक ये इंटेस्टाइनल जूस के एक्शन से, इंटेस्टाइनल जूस में जो भी एंजाइम थे उसके एक्शन से, और बाइल सॉल्ट के एक्शन से। क्लियर है बात है? अमीनो एसिड में आपका जो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और नेक्स्ट ध्यान से देखना कि फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल रॉल में कन्वर्ट हो रहा है। अब ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज का काम क्या है भाई साहब? एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी प्रोवाइड करना किसको? सेल को। अमीनो एसिड और फैटी एसिड का काम क्या है? तो ग्रोथ के लिए, सेल के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के कंपोनेंट्स को बिल्डअप करने के लिए ये सारी चीज़ों का यूज हो रहा है। क्लियर है बातें? इंटेस्टाइन में फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में ग्लूकोज। अच्छा, पार्शियल डाइजेशन तो पहले से हो रहा था, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ, बस लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? टाइम कितना हो गया? टाइम ज़्यादा हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है बताओ? वाटर एंड एक्सेसिव सॉल्ट।
सॉल्ट। साइज की बात करें तो एक 1 to 1.5 मीटर के अप्रॉक्स है, ठीक है ना। ये दिखने में छोटा है बट इसके डायमीटर बड़े हैं, दैट्स वाई इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अब डिस्पोज फूड, वेस्ट फूड मतलब डाइजेस्टेड फूड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्पोज वेस्ट, कैसा सॉलिड, कैसा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट इन रेक्टम, ठीक है ना। अब रेक्टम क्या है, रेक्टम क्या है, तो भाई साहब मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है that store सॉलिड वेस्ट, किसको स्टोर करने का काम करता है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है, लास्ट टॉपिक यहीं पे है, इसके बाद आ जाता है एनस। अब लास्ट टॉपिक में हमारे पास आ गया, एक तो हमने देखा रेक्टम, रेक्टम के बाद हमारे पास क्या था, एनस, ठीक है ना। रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, किससे रेगुलेट होता है, एनल स्फिंक्टर से रेगुलेट होगा, ठीक है ना। और क्या करेगा, रिलीज सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को रिलीज करने का काम करेगा। हो गया, बात खत्म, पूरी बात हमारी हो गई यहाँ पे खत्म, ठीक है। टॉपिक भी हमारा हो गया खत्म। तब तक के लिए नमस्कार। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं आपको, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अब इससे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा, स्लाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है उसको लिख के लाना है आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, राइट द फंक्शन ऑफ, राइट द फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन लिख के लाना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन सब है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हमने प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है ना। एक्सप्लेन हाउ फूड इज प्रोसेस्ड इन माउथ बिफोर इट एंटर इनटू द स्टमक, एक्सप्लेन हाउ द फूड प्रोसेस्ड इन माउथ, explain how the food processed in mouth before it enter into the stomach, before it enter into the stomach, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि name the enzymes released by pancreas for the digestion of प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डज बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेम द ग्लैंड that release gastric juice, ठीक है। name the gland that release gastric juice, ठीक है। इसके बाद introduce
in 50 words, introduce in 50 words how digestive system, मतलब 50 नहीं, आप ऐसा कर दो कि 150 वर्ड, हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बोर्ड में एक भी नंबर का नहीं छूटेगा। थैंक यू वेरी मच। चलो।